नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ और बहुत ही अच्छे एनिमेशन के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ये। दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, शॉर्ट में EMI। EMI। अब ये होता क्या है? बहुत मज़ा आएगा। बचपन के दिन याद करो, कार्टून देखने का समय आ चुका है। सो लेट अस स्टार्ट। अब ये हमारे सामने जो महान इंसान खड़े हैं, इनका नाम है माइकल फैराडे। माइकल फैराडे इंग्लैंड के हैं ये। है मतलब थे। सो माइकल फैराडे बिलोंग्स टू इंग्लैंड एंड he had a major contribution in this part of physics. You can see here now. अब ये दो वायर्स है, प्लस और माइनस। इसको अगर आप साथ में जोड़ोगे तो क्या होगा? मजा आएगा देखना। अगर साथ में प्लस और माइनस को जोड़ोगे तो कुछ ऐसा हाल हो जाता है ना? कॉमन सेंस। यहाँ पे आप देखो नाम लिखा हुआ है फैराडेज लैब। तो ये माइकल फैराडे का लैब है, ऐसा समझ लो। एनिमेशन दिख रहा है आपको। बेचारे ने बहुत ट्राई किया, ये कुछ ट्राई कर रहे हैं। ध्यान से देखना। फिर से इलेक्ट्रिक करंट का ये अंदर से फ्लो हो रहा है। अब ये महाशय फिर से इसको टच करने जा रहे हैं। फिर से इसको टच करेंगे, वही होने वाला है जो पहले हुआ था। तो फिर से इनके बाल खड़े हो गए बिना जेल लगाए। ठीक है, अब आएगा इनको किसी का फ़ोन, और ये किसका फ़ोन है वो आपको मैं बताता हूँ। इनके एक बेस्ट फ्रेंड का फ़ोन आया है और उन्होंने इनको बुलाया अपने घर पे या अपने लैब में। और वो बेस्ट फ्रेंड कौन है अभी आप आगे देखना। तो ये बेस्ट फ्रेंड का नाम है मिस्टर हैंस क्रिश्चियन ओस्टर्ड। ओस्टर्ड वही है जो ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था। याद आया? क्या था वो एक्सपेरिमेंट? आपको याद होगा। अगर आपको याद हो ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या होता था, जैसे ही करंट पास करते हैं तो उसके पास रखा हुआ मैग्नेटिक निडल, ये जो निडल दिख रहा है आपको, ये डिफ्लेक्ट होता है। क्या होता है? डिफ्लेक्ट होता है। देखो अब जैसे ही स्विच ऑन करेगा, ओस्टर्ड ऑन करेंगे, करंट पास होगा और मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट हो रहा। मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट हो रहा है करंट पास करने से। इससे क्या प्रूव हुआ? लास्ट नीचे देखो स्क्रीन में क्या लिखा है, दिस इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर से देखो एक बार, फिर डिफ्लेक्ट हुआ। क्लियर? ओस्टर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। मान लो एग्जांपल के लिए, एनिमेशन है ये। किसको दिखाया? फैराडे को दिखाया, अपने दोस्त को। दिस प्रूव्स दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? कोई भी वायर में से अगर करंट पास हो रहा है तो उस वायर के आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, अब ये देख के फैराडे वापस अपने लैब की तरफ चल रहे हैं। कुछ सोचते सोचते बारिश के मौसम में सोचते सोचते बेचारे जा रहे हैं। उनका छाता उड़ जाएगा अभी, ऊपर से बिजली गिरने वाला है। अब ये जो सवाल फैराडे के मन में आने वाला है, आपके स्क्रीन के राइट साइड में, टॉप मोस्ट कॉर्नर पे राइट साइड में, ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। ये इस चैप्टर का हार्ट है, हार्ट। सो दिस इज द क्वेश्चन,
स्क्रीन के लेफ्ट साइड में ओस्टर्ड ने क्या प्रूव करके दिखाया था बच्चों? जहां पे मैंने कर्सर रखा हुआ है, ओस्टर्ड ने क्या रखा था, प्रूव करके क्या दिखाया कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं। तो हमारे महान फैराडे ने क्या सोचा, उल्टा, क्या मैग्नेट से इलेक्ट्रिक करंट बन सकता है? क्या मैग्नेट से इलेक्ट्रिक करंट बन सकता है? राइट साइड देखो, मैं कर्सर घुमा रहा हूं। सो उसने सोचा इज दिस पॉसिबल, देखते हैं। तो फैराडे ने क्या किया, अपने लैब में एक मैग्नेट लेके बैठ गया वो। तो दिस इज अ कॉइल, कॉइल मीन्स कंडक्टर, जिसमें से करंट पास हो सकता है। अब एक चीज सोचो, इलेक्ट्रिक करंट है कि नहीं वो डिटेक्ट कैसे करेंगे, पता कैसे करें कि इस वायर के अंदर करंट है कि नहीं है? तो उसके लिए एक डिवाइस है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की मदद से आप देख सकते हो या आप पता कर सकते हो कि किसी वायर में करंट है या नहीं है। तो तीन चीजों का यूज किया फैराडे ने, कॉइल, मैग्नेट एंड गैल्वेनोमीटर। कॉइल, मैग्नेट एंड गैल्वेनोमीटर। इंटरेस्टिंग चीज देखना, ध्यान से ऑब्जर्व करो। फैराडे ने अपने एक हाथ में मैग्नेट पकड़ रखा है, कर्सर को देखो, और कॉइल के पास खड़ा रखा है, मैग्नेट को मूव नहीं कर रहा है, मैग्नेट को मूव नहीं कर रहा है। तो उस टाइम पे गैल्वेनोमीटर का निडल देखो कहाँ पे है, जीरो पे है ना, जीरो पे मतलब इलेक्ट्रिक करंट नहीं है। तो फिर फैराडे ने क्या किया, अब बहुत मजा आने वाला है, कोई करंट नहीं मिला, ये करंट मिला। जैसे ही फैराडे उस निडल को, मैग्नेटिक मतलब सॉरी मैग्नेट को, जैसे ही फैराडे मैग्नेट को उस कॉइल के अंदर ले गया, तो गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन दिख रहा है, यू कैन सी हियर, दिख रहा है ना। अब जैसे ही वो रुक गया, अंदर जाके मैग्नेट को उसने रोक दिया, मैग्नेट को रख दिया, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, वापस निडल जीरो पे आ गया, वापस निडल जीरो पे आ गया। ये देखो गैल्वेनोमीटर का निडल, फैराडे वापस सोच में देखो, वापस अंदर ले गया तो वापस जीरो पे आ गया। मतलब जब फैराडे ऊपर से नीचे मैग्नेट को डाल रहा था तब निडल भी डिफ्लेक्ट हो रहा था, लेकिन जैसे ही फैराडे रुक जाता है, मैग्नेट को रोक देता है, जैसे ही फैराडे मैग्नेट को रोक देता है, तो गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन होता ही नहीं है। ये जो निडल है ना, निडल, ये वापस जीरो पे आ गया। तो क्या इससे प्रूव हुआ, उसके दिमाग में कौन सी बात आई, मोशन ऑफ मैग्नेट इज कॉजिंग द निडल टू डिफ्लेक्ट। यानी अगर मैग्नेट को मूव करेंगे, सुनना मेरे वर्ड्स को ध्यान से, अगर मैग्नेट को मूव करेंगे तो ही निडल डिफ्लेक्ट होगा। तो ये मेरा पहला सवाल है आज के वीडियो का, कि निडल डिफ्लेक्ट होने के लिए क्या जरूरी है? तो क्या जरूरी होगा, मैग्नेट को मूव कराना जरूरी होगा, ठीक है। अब उसने क्या किया, अब उसने मैग्नेट को नहीं मूव किया, वो नीचे से कॉइल को मूव कर रहा है। वापस थोड़ा सा पीछे करता हूं, रुको। अब क्या सोचा उसने, उसके मन में क्या सोच आई, उसकी आंखों को मत देखना, भूत लग रहा है वो आपको, अभी मैंने गलत टाइम पे पॉज कर दिया है ना। उसने क्या सोचा, नाउ लेट मी कीप द मैग्नेट फिक्स्ड एंड मूव द कॉइल। उसने क्या सोचा कि अब मैं मैग्नेट को एक जगह पे रखता हूं और कॉइल को आगे पीछे मूव करता हूं, कॉइल को। तो क्या होगा देखना, देखो धीरे धीरे वो कॉइल को नीचे से ऊपर ले जा रहा है, मैग्नेट को फिक्स रखा है, ध्यान से देखना, कॉइल ऊपर जा रहा है ना। जैसे ही उसने कॉइल को रोका, जैसे उसने कॉइल को रोका, वापस निडल जीरो पे आ गया। देखो, जैसे ही कॉइल को रोका वापस निडल जीरो पे आ गया। इससे ये प्रूव होता है कि जैसे ही आप कॉइल को या मैग्नेट को रोक देते हो तो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाता है, ठीक है।
सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, सेकंड सवाल मेरा, कि इलेक्ट्रिक करंट कब आएगा कॉइल में? व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल। रिलेटिव मोशन को हाईलाइट किया है किसके बीच में? मैग्नेट एंड कॉइल के बीच में। यानी मैग्नेट या कॉइल दोनों में से किसी भी एक को आप मूव करोगे, किसी भी एक को मूव करोगे तो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। ठीक है, अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, जब वो मैग्नेट को ऊपर ले जा रहा है, नीचे की जगह ऊपर ले गया, तो निडल गया था लेफ्ट साइड में। ध्यान से ऑब्जर्व करते फिर से देखना अभी, देखो वो ऊपर ले आ रहा है धीरे धीरे, तो आप गैल्वेनोमीटर के निडल को देखो, वो पहले राइट साइड जा रहा था ना, अब लेफ्ट साइड जा रहा है। देखना अभी, देखो धीरे धीरे लेफ्ट साइड जा रहा है, देखो लेफ्ट साइड पहुंच गया एकदम, और आप मैग्नेट को कहाँ ले आ रहा था? वो ऊपर ले आ रहा था। यानी अगर आप मैग्नेट को नीचे की जगह ऊपर ले जाओगे तो मैग्नेटिक ये जो गैल्वेनोमीटर का जो निडल है, ये भी राइट की जगह लेफ्ट साइड में जाएगा। ये मेरा तीसरा सवाल है। यानी अगर आप मैग्नेट के डायरेक्शन को चेंज करो, ऊपर की जगह नीचे करो, तो क्या इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन चेंज होता है? तो यस, बिल्कुल होगा। पहले गैल्वेनोमीटर का निडल राइट साइड जा रहा था, अब लेफ्ट साइड जा रहा है। देखो, so when I move the magnet away, needle deflected in opposite direction। अगर मैग्नेट को नीचे की जगह ऊपर ले गए तो गैल्वेनोमीटर का जो निडल था वो राइट साइड की जगह लेफ्ट साइड जा रहा है। दिस मीन्स फाइनली दैट इलेक्ट्रिक करंट इज नाउ बीइंग इंड्यूस्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब उसने क्या सोचा? अब उसने मैग्नेट का नॉर्थ पोल था ना, वहां पे साउथ पोल रख दिया, उल्टा किया। देखना अभी, उल्टा कर दिया। समझ में आया? वापस देखो, देखना धीरे धीरे, पॉज प्ले कर रहा हूं। देखो नॉर्थ नीचे है, ध्यान से देखो स्क्रीन पे, नॉर्थ वाला पोल नीचे है, फिर उसने साउथ को नीचे कर दिया। देखो नीचे कर दिया, हाँ, तो वापस उल्टा डिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो गया। ठीक है ना, बराबर है ना? सो द डिफ्लेक्शन इज ऑल्सो रिवर्स्ड व्हेन द पोल इज रिवर्स्ड। यानी इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है अगर आप नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल कर देते हो। ठीक है, देखो नॉर्थ पोल गोइंग इनसाइड, तो निडल कौन सी साइड जाए गैल्वेनोमीटर का? देखो पहले डायग्राम में राइट साइड जा रहा है, अब दूसरा डायग्राम देखना। अब दूसरे डायग्राम में क्या हो रहा है? अगर आप मैग्नेट को नीचे की जगह ऊपर ले गए तो गैल्वेनोमीटर का निडल लेफ्ट साइड जा रहा है। दोनों फोटोज को कंपेयर करो, थोड़ी देर के लिए दिमाग लगाओ, दोनों फोटोज को कंपेयर करो। एक में गैल्वेनोमीटर, पहले वाले फोटो में गैल्वेनोमीटर राइट साइड जा रहा है, दूसरे वाले फोटो में गैल्वेनोमीटर का निडल लेफ्ट साइड जा रहा है। ठीक है, ये फोटो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, समझ में आ गया सबको? मजा आ गया एकदम? अब उसने क्या सोचा, चलो मैग्नेट को जल्दी जल्दी मूव करते हैं, फास्ट। तो जितना जल्दी मैग्नेट मूव कर रहा था उतना जल्दी निडल डिफ्लेक्ट हो रहा है। जितना तेजी से उसने मैग्नेट को मूव किया उतना जल्दी गैल्वेनोमीटर का निडल भी डिफ्लेक्ट हो रहा था। देखना इधर, दिख रहा है? इससे एक और चीज प्रूव होती है, फास्टर द मोशन फास्टर द निडल डिफ्लेक्शन एंड दिस इज द रेट एट विच करंट इज इंड्यूस्ड। मतलब जल्दी जल्दी करंट बन रहा है, जल्दी जल्दी। क्लियर? बहुत सारी चीजें उसने प्रूव कर दी। तो हमारे माइकल फैराडे बाबा ने बहुत सारी
फिर उसने पूरी दुनिया को बताना चालू कर दिया फाइनली। सो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट। उसके कंक्लूजन्स ये रहे आपके सामने। ये कंक्लूजन्स आपको लिखना है, ठीक है, अच्छे से। ठीक है, सो दीज आर द कंक्लूजन्स। पढ़ लो, समझ लो खुद से, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, वही वीडियो वाली बात है। बराबर। सो इस पे से बना फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डेफिनेशन। कभी भी आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हो तो इलेक्ट्रिक करंट बनता है, ठीक है। ओके, अब चलते हैं डेरिवेशन मतलब थियरी वाले पार्ट पे। चलो, हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6, ठीक है। चैप्टर 6 पर्सनल पॉइंट पे अगर मैं बोलूँ तो मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर है, इजीएस्ट चैप्टर है, इसलिए भी फेवरेट है। एंड आपको भी इसमें बहुत मजा आने वाला है। ये चैप्टर है भी बहुत अच्छा, मतलब एक बार अगर आप देख लोगे, करोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार इससे इजी चैप्टर मतलब अभी तक फिजिक्स में हमने नहीं पढ़ा है। तो ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले मैं आपको वो बता दूं। इस चैप्टर को अगर आप अच्छे से कर लेते हो, समझ लेते हो, तो ये चैप्टर आपका नेक्स्ट चैप्टर यानी कि जो 7 नंबर का चैप्टर है उसका बेस है। और 7 नंबर का चैप्टर बच्चों, इंसेप्शन मूवी को समझना जितना आसान है उतना ही 7 चैप्टर है, ठीक है। तो 7 चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसको अगर समझना है तो चैप्टर 6 समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेम लिख देते हैं पहले, शुरुआत करते हैं फटाफट। चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको ईएमआई बोल रहा हूँ शॉर्ट में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी इसलिए सुना रहा हूँ बिकॉज उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कहानी क्या है वो समझ लो पहले। आपको भी पता है, मैंने चैप्टर 4 में आपको बताया था 1820 में, है ना। 1820 में क्या हुआ था? 1820 में हैंस क्रिश्चियन ओस्टर्ड, हैंस क्रिश्चियन ओस्टर्ड, इन्होंने क्या किया था बच्चों? एक मिनट, मैं जरा इसको अरेंज कर लूँ अच्छे से। 1820 में हैंस क्रिश्चियन ओस्टर्ड ने क्या डिस्कवर किया था? आपको याद हो तो याद करो थोड़ा सा। क्या डिस्कवर किया था? इन्होंने डिस्कवर किया था कि, याद होगा आपको ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट, अगर आपने देखा है चैप्टर 4 में, है ना। तो उन्होंने क्या डिस्कवर किया था कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। क्या डिस्कवर किया था? उन्होंने ये डिस्कवर किया था कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ये तो पता ही है सबको। करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये उन्होंने डिस्कवर किया था। आ रहा है समझ में सबको? ओके, तो ये उन्होंने डिस्कवर किया था कि भाई इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब क्या हुआ? तो आफ्टर दिस डिस्कवरी एक नेचुरल क्वेश्चन सबके माइंड में आया। क्या था वो क्वेश्चन? क्या मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट को बना सकता है? सो व्हाट वाज दैट नेचुरल क्वेश्चन? नेचुरल क्वेश्चन सबके माइंड में क्या आया बच्चों? कैन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, कैन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट? यस और नो? मतलब उल्टा, 1820 में क्या पता चला?
कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो बाद में सबके मन में एक सवाल आया, साइंटिस्ट के मन में सवाल आया कि क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट बन सकता है। ये एक सवाल था, नेचुरल सवाल आया सबके मन में, ठीक है। इन शॉर्ट, धीरे धीरे क्या होने लगा, सेवरल साइंटिस्ट स्टार्टेड मेकिंग अटेम्प्ट्स, ट्राई करने लगे। अटेम्प्ट्स का मतलब ट्राई करना होता है। सेवरल साइंटिस्ट स्टार्टेड मेकिंग अटेम्प्ट्स टू रिवर्स ओस्टर्ड्स एक्सपेरिमेंट। रिवर्स करने का मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट मिलके ये ट्राई करने लगे कि क्या हम मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट बना सकते हैं, उल्टा, समझ में। तो ट्राई करने लगे सब लोग। तो सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट किसने किया था उस टाइम पे? तो दो इंसान का नाम बता रहा हूं आपको मैं। एक थे माइकल फैराडे, बराबर, एक थे माइकल फैराडे एंड दूसरे थे जोसेफ हेनरी। इन्होंने इस फील्ड में ज्यादा एक्सपेरिमेंट और काम करना शुरू कर दिया। ओके, इन दोनों ने बहुत काम करना शुरू किया। एंड माइकल फैराडे कहाँ के थे? तो ये इंग्लैंड के थे, यानी यूके, और ये यूएसए यानी अमेरिका के थे। तो दोनों ने अपने अपने देश में रहते हुए अपना एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि रिवर्स इफेक्ट पॉसिबल है। उन्होंने ऐसा मतलब एक्सपेरिमेंट के थ्रू बोलो या फिर आप जिसके थ्रू बोलो, उन्होंने फिर ऐसा पता लगाया कि हाँ, मैग्नेटिक फील्ड की मदद से इलेक्ट्रिक करंट को बनाया जा सकता है, मतलब प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, ऑब्जर्वेशन क्या था उनका बच्चों, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। यही ऑब्जर्वेशन इस पूरे चैप्टर का हार्ट है, हार्ट, पूरे चैप्टर का हार्ट है। दे ऑब्जर्व्ड दैट, ये पता, ये लाइन को मतलब बोलते हैं ना, गले में उतार लो, एकदम दिमाग में, दिल में, जहां उतारना है उतार लो। ये लाइन याद रख लिया तो ये दोनों चैप्टर आ जाएंगे, 6B और 7B। दे ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स linked with any coil is changed, magnetic flux linked with any coil is changed, and EMF is established, between two ends of coil. समझ में आया? उन्होंने ये ऑब्जर्व किया बच्चों कि जब किसी कॉइल है, मान लो ये कॉइल है, एक कॉइल बनाया था, ये मैंने कॉइल बना दिया, ठीक है। ये कॉइल के साथ मैग्नेटिक फील्ड जुड़ा हुआ है मान लेते हैं। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या है बच्चों? सिंपल है यार, बहुत सिंपल, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते जाएं, चेंज करना मतलब बढ़ाना, कम करना, चेंज करना, तो इस कॉइल के दोनों एंड्स के बीच में, मान लो दो एंड है ए और बी, एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, इन दोनों एंड्स के बीच में एक ईएमएफ जनरेट होता है, ईएमएफ जनरेट हो रहा है। समझ में आया? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फिर से समझाता हूँ, ये पूरा मैंने क्या लिखा है फिर से समझ लो। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था बच्चों कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया तो ईएमएफ मिला। फिर से सुनो, जब मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया तो ईएमएफ मिला, लेकिन जब मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज नहीं किया तो ईएमएफ भी नहीं मिला। मेरे सेंटेंस समझ में आ रहे हैं आपको? मींस सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या हुआ
for EMF to be established into the coil, for EMF to be established into the coil, बहुत इंपॉर्टेंट कैपिटल में लिख रहा हूं, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज नेसेसरी. क्या लिखा है समझ लो. फॉर ईएमएफ टू बी एस्टैब्लिश्ड इनटू द कॉइल, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज नेसेसरी. कोई भी कॉइल के अंदर अगर ईएमएफ चाहिए तो क्या जरूरी है? चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जरूरी है. क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके. पॉइंट कंडीशन समझ में आ गया सबको कि क्या कंडीशन जरूरी है? अब हम आ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के डेफिनेशन पे. सो व्हाट इज ईएमआई? व्हाट इज ईएमआई? ध्यान सुनना. द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ EMF in any conductor, यानी कि कॉइल, मेन वर्ड यहाँ पे कॉइल है, बराबर ना, ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड EMI. अभी मैंने EMI लिखा है बच्चों, आप लोग EMI मत लिखना, एग्जाम में पूरा लिखना होता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब कोई भी कॉइल के अंदर, मान लो ये कॉइल है, ये पेन एक वायर है, ठीक है. मेरे को ये पेन के अंदर करंट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? कहां से करंट लाऊं? मेरे पास बैटरी नहीं है, कुछ नहीं है, कहां से करंट लाऊंगा? एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं. मतलब तो इस कॉइल के अंदर करंट चाहिए, तो मैं मान लो ये मैग्नेट है, मान लो मेरी जो उंगली है मैग्नेट, तो मैं मैग्नेट को पास में लाऊंगा, दूर ले आऊंगा, पास में लाऊंगा, दूर ले आऊंगा. इससे क्या होगा? मैग्नेट के नजदीक आने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, फिर दूर ले आऊंगा, चेंज होगा, फिर नजदीक लाऊंगा, चेंज होगा. तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो हमको ईएमएफ मिल जाएगा. ईएमएफ मिलेगा तो करंट मिल जाएगा. तो ये पूरे प्रोसेस को बोलते हैं इंडक्शन. इंडक्शन मतलब उसके अंदर हमने कुछ बोलते हैं ना, अंदर से कुछ उसके अंदर जन्म ले रहा है, बाहर से कुछ बनाया नहीं है, अपने आप अंदर से आ रहा है, इसको बोलते हैं इंडक्शन. ठीक है, समझ में आ गया वो सबको? ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो समझ में आ गया, पूरा चैप्टर का जो मेन टॉपिक था, फर्स्ट टॉपिक. ठीक है, अब हम चलने जा रहे हैं व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर. ठीक है, अब आपके मन में एक सवाल था, शायद होगा, यार ये मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या? ध्यान से देखना, हेडिंग लगा दो, इसका डेफिनेशन ये रहा. द मैग्नेटिक फ्लक्स पे लेक्चर नंबर भी डाल देते हैं, ठीक है ना. द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ सरफेस held in a magnetic field is defined as the number of magnetic field lines crossing
द सरफेस परपेंडिकुलरली या नॉर्मली, एक ही बात है। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ सरफेस हेल्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड। इसको शॉर्ट में मैं आपको समझाता हूँ क्योंकि क्या होता है ना, इतना इजीली ये समझ में नहीं आएगा, शॉर्ट में आपको समझाना बहुत जरूरी है। मान लेते हैं एक सरफेस बनाता हूँ इसके लिए, एक नॉर्मल एक सरफेस बना रहा हूँ, ठीक है। मान लो ये सरफेस है, इरेगुलर शेप का सरफेस है। तो इसमें से परपेंडिकुलरली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी, क्या लिखा है वापस पढ़ो। नंबर ऑफ, यहां से रीड करते हैं, यहां से जहां पे मैंने हाथ रखा है। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस परपेंडिकुलरली, यानी ये सरफेस है, इस सरफेस में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल के जा रहा है परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है सबको? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जो सरफेस के साथ 90 डिग्री बना रहा है, बराबर। दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऊपर की तरफ आ रहा है, क्लियर है ना। अब अगर मान लो सरफेस ऐसा हो तो 3 डायमेंशनल, तो यहाँ से कैसे जाएगा, इधर से ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इधर से ऐसे जा रहा है, इधर से नीचे जा रहा है। हर एक सरफेस हर एक पॉइंट से 90 डिग्री पे जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये समझ में आ गया? ठीक है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का डेफिनेशन होगा। अब बात करते हैं उसका फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला। सो मैथमेटिकली मैग्नेटिक फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड एज फाई बी। फाई बी का मतलब होता है बच्चों फ्लक्स रिलेटेड टू, बी का मतलब होता है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड। बी का मतलब क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो फाई बी का फॉर्मूला होगा बी डॉट ए, या फिर इसको बोलेंगे, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए डॉट बी, दोनों चलता है, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट में बी डॉट ए और ए डॉट बी सेम होता है। इसका आंसर आएगा बी ए कॉस थीटा, और या फिर इसका आंसर आएगा ए बी कॉस थीटा। दोनों का मतलब एक है। अब यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज बी वेक्टर, एंड एरिया, एरिया वेक्टर। इन दोनों के बीच का एंगल याद रखना, बी और ए, बी और ए का बीच का एंगल, बी और ए के बीच के एंगल को थीटा बोलेंगे। ओके, अब हम जाते हैं कि भाई फ्लक्स के टाइप क्या होते हैं, कौन से टाइप्स होते हैं, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज को, मजा आएगा। तो पहला होता है बच्चों पॉजिटिव मैग्नेटिक फ्लक्स। पॉजिटिव मैग्नेटिक फ्लक्स, पॉजिटिव मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या, समझो। ओके, तो ध्यान से देखना कि ये होता क्या है पॉजिटिव मैग्नेटिक फ्लक्स। व्हेन थीटा इज जीरो, थीटा जीरो का मतलब व्हेन एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये दोनों पैरेलल है तो हम बोलेंगे कि फ्लक्स होगा पॉजिटिव। क्यों? फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ए बी कॉस थीटा। अब अगर हम कॉस थीटा में इधर जीरो ले लेंगे तो आंसर कॉस जीरो तो 1 होता है, आपको पता ही है। कॉस जीरो तो 1 होता है।
समझ गए ना, ये पॉजिटिव फ्लक्स होता है। क्लियर? आगे नेगेटिव फ्लक्स की बात करते हैं। व्हाट इज नेगेटिव मैग्नेटिक फ्लक्स? व्हाट इज नेगेटिव मैग्नेटिक फ्लक्स, याद रखना। when theta is equal to 180 डिग्री, इसका मतलब that is when a vector and b vector are opposite in direction, opposite in direction। जब एक दूसरे से ऑपोजिट होंगे तब थीटा 180 होगा। और आपको पता होना चाहिए कि यार फ्लक्स का फॉर्मूला तो ए बी कॉस थीटा होता है। ये फॉर्मूला एकदम पक्का कर लो, 5 बार लिख डालो। अब यहाँ पे अगर मैं थीटा को 180 लेता हूँ बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए कॉस 180 -1 होता है। तो ये तो नेगेटिव आ गया फ्लक्स, ये आ गया नेगेटिव। बराबर है ना, एकदम क्लियर। फिर आता है बच्चों तीसरा, जीरो फ्लक्स। तीसरा आता है जीरो फ्लक्स, जीरो मैग्नेटिक फ्लक्स। ये क्या होता है जीरो मैग्नेटिक फ्लक्स? समझो ध्यान से। अब आपको पता चल ही गया होगा। व्हेन theta is equal to 90 degree means that is when area vector is perpendicular to magnetic field, so magnetic flux is equal to ab cos theta, जिसको हम लिखेंगे ए बी कॉस 90, लेकिन कॉस 90 होता है जीरो, ए बी इंटू जीरो विच इज जीरो। खत्म हो गई बात। थीटा की जगह पे 90 और कॉस 90 का वैल्यू होता है जीरो। तो ये 3 टाइप के फ्लक्स याद रखना, बहुत काम आएगा। बराबर, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट आती है बात यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये यूनिट क्या होता है इसका? यूनिट तो निकालना जरूरी है ना, यूनिट के बिना थोड़ी काम चलेगा। तो इसका पहले मैं आपको बता दूं, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर, जिसको हम WEBER बोलते हैं। डब्ल्यू कैपिटल इसका सिंबल है, याद रखना, वेबर। ठीक है। और दूसरा ऐसा यूनिट क्या है बच्चों? ऐसा यूनिट दूसरा भी निकाल सकता हूं, ध्यान से देखना। आपको पता है ना फ्लक्स का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू बी इंटू कॉस थीटा। अच्छा, एरिया क्या होता है यूनिट? एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है? टेस्ला। तो फाइनली इसको हम क्या लिख सकते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या हो गया? टेस्ला मीटर स्क्वायर। देख लो, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, बी का टेस्ला होता है, तो हो गया ना टेस्ला मीटर स्क्वायर। आ रहा है समझ में? ये भी एक यूनिट हो गया। अब एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जो आपके टेक्स्ट बुक में शायद नहीं है। ये मैंने आपको ऐसा यूनिट बताया, ऐसा यूनिट का मतलब होता है MKS यूनिट। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं CGS यूनिट क्या होता है। CGS यूनिट, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाला यूनिट क्या होता है? उसका भी यूनिट होता है भाई, बिल्कुल होता है। तो CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सवेल। क्या है उसका यूनिट? मैक्सवेल, यानी कैपिटल M और स्मॉल x, ये उसका शॉर्ट में यूनिट है। ठीक है।
अब रिलेशन क्या है सारे यूनिट्स के बीच का वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू नीट जेडब्ल्यू के लिए। रिलेशन बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स। क्या है रिलेशन बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स? तो देखो ध्यान से, 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁴ जी सेंटीमीटर स्क्वायर। 10⁴ नहीं, 10⁸ आएगा ना, 8 8। 10⁸ को अपने ऐसा भी लिख सकते हैं, 10⁸ यानी जी सेंटीमीटर स्क्वायर को हम बोलते हैं मैक्सवेल, याद रख लो, ये दोनों एक ही है। वापस सुन लो, जी मतलब गॉस, गॉस होता है बच्चों, गॉस। देखो टेस्ला की जगह पे आ गया गॉस, और मीटर स्क्वायर की जगह पे आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो रहा है? ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, अब बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला की, मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। ये भी बोर्ड में और गुड सेट में और मतलब कितनी बार आ चुका है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, जगह जगह एकदम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, लगना चाहिए नीट एंड क्लीन है कि नहीं? अच्छा लग रहा है ना देख के? देखो, आ, एक मिनट, ध्यान से देखो। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। ठीक है। अब हाँ, बी की जगह पे क्या कर सकते हो? आपको एक फॉर्मूला याद होगा, मैं आपको याद कराता हूँ। एफ इक्वल टू बी आई एल, बिल। तो इसमें से अगर मैं बी का फॉर्मूला बताऊं तो ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? एफ अपॉन आई एल, बताओ ऐसा आएगा कि नहीं आएगा बी की जगह पे? एफ अपॉन एफ मीन्स फोर्स होता है बच्चों, और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है, M1L1T - 2 होता है। अच्छा, नीचे आई का मतलब क्या है? आई का मतलब इलेक्ट्रिक करंट है, उसका एम्पियर होता है। एल का मतलब होता है L1, एरिया का होता है बच्चों एल स्क्वायर, और कॉस थीटा का कुछ नहीं होता है। इसको आगे सॉल्व कर लो इधर, ये मैं आपके ऊपर ही छोड़ूंगा, ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ऑब्वियसली आपको ही करना है। तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आता है आप मेरे को बताओ मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, इस पे आप मुझे रिप्लाई करोगे कि क्या है इधर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ तक खत्म हो चुका है। क्लियर एकदम सबको? तो ये है मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला। अब एक आखिरी डेफिनेशन कर लेते हैं लेक्चर फिनिश करने से पहले। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी? व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी? ये होता क्या है? ठीक है, सो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मतलब होता है is defined as the ratio of किसका रेशियो बच्चों? मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन एरिया।
याद रख लो, मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन एरिया, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। क्लियर एकदम? ठीक है, एकदम क्लियर हो गया, बराबर, एकदम क्लियर कट। अब एक न्यूमेरिकल कर ले छोटा सा। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया है 42 माइक्रो टेस्ला एंड एरिया वेक्टर दिया है, मतलब एरिया की वैल्यू 2.5 मीटर स्क्वायर, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा दिया है 57 डिग्री। तो आपको पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या पूछा होगा समझ ही गए होगे, मैग्नेटिक फ्लक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो क्या फॉर्मूला यार, इसको सॉल्व करना आप, एंड सॉल्व करके अगेन मेरे को फाइनल आंसर बताना एट माय व्हाट्सएप नंबर। फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको आज के लेक्चर में बताया है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है मैंने आपको आज के लेक्चर में बता दिया है, तो वो फॉर्मूला तो आपको बता दिया है मैंने। अब बताओ क्या होगा उसका फॉर्मूला मैग्नेटिक फ्लक्स का, सोचो थोड़ा सा, बताइए ना, बिल्कुल पता है, वो फॉर्मूला के हिसाब से आपको बनाना है, ठीक है। तो हमने जो भी किया उसको एक बार लिख देना, अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे मार्क्स लाओ, स्टार्टिंग से देख लो हमने क्या क्या किया है। हमने काफ़ी कुछ किया है, पहले हमने थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जाना, फिर हम आगे गए, फिर हमने समझा कि भाई ये ऑब्जर्वेशन किसने किया था, कि भाई ईएमएफ और करंट कैसे ला सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की मदद से। फिर हमने देखा ईएमआई का डेफिनेशन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। उसके बाद हमने समझा कि फ्लक्स क्या है, फ्लक्स क्या है वो समझा। फिर फ्लक्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला देखा। फिर हमने देखा फ्लक्स के टाइप, विच इज पॉजिटिव मैग्नेटिक फ्लक्स, नेगेटिव मैग्नेटिक फ्लक्स एंड जीरो फ्लक्स, बराबर है, ये सब हमने देखा। उसके बाद हमने उसका यूनिट्स देखा, कौन से अलग अलग टाइप के यूनिट्स होते हैं, सारे यूनिट्स के बीच का रिलेशन देखा, नीचे देखो लास्ट में एकदम, ओके। एंड फाइनली हमने ये यहाँ पे फिनिश किया इधर लेक्चर को। तो आज का लेक्चर आपको बहुत मजा आया होगा होपफुली, ठीक है। कैसे आधा घंटा निकल गया पता भी नहीं चला। तो ये एक बार लिख के मुझे जरूर व्हाट्सएप पे शेयर करना सब लोग, ठीक है। सो बाय एवरीवन।